में मैं हूं विश्व मोहन और हमारी सहयोगी तृप्ति उपाध्याय भी स्टूडियो में मौजूद है। आज हमारे साथ 5 मेहमान होंगे। हमारे साथ नवनीत दमानी है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से, दिनेश सोमानी है प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से, नितिन केरिया है नेशनल सेक्रेटरी हैं AIJGF के, और साथ ही हमारे साथ किरीट बंसाली साहब भी हैं, चेयरमैन हैं GJEPC के। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को और साथ ही सुप्रभात, गुड मॉर्निंग आप सभी मेहमानों को। किरीट सर, आपके साथ शुरुआत करेंगे क्योंकि EU के साथ 18 साल पहले जो बातचीत शुरू हुई थी 2007 में ट्रेड डील को लेकर, उस पर मुहर लग गई है, लेकिन हालांकि पूरी तरह से लीगली एप्लीकेबल होने में करीब करीब 1 साल का वक्त लगेगा। लेकिन अपनी जेम्स ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिहाज से अगर देखें तो काफ़ी अहम खबर है और एक बड़ा मार्केट है, और उस यूरोपियन यूनियन के मार्केट में अभी जो हमारा मार्केट शेयर है वो 4% के आसपास का ही है। क्या एक बड़ा मौका होगा? किस तरह से इसे आप देखते हैं इस डील को सर? और आपने ही सबसे पहले ET नाउ स्वदेश पे यह जानकारी दी थी कि जल्द डील हो सकती है, उस एक्सक्लूसिव खबर की जानकारी आपने दी थी। शुक्रिया विश्वान। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि कल अगर आपने EU लीडर्स के मुंह से सुना होगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज स्टडी किया होगा, तो दिस डील इज अ मदर्स ऑफ डील, मदर ऑफ ऑल डील्स, ये वाक्य रहे प्रमुख नेताओं के। ये पिछले 13-14 साल से प्रयास कर रहे थे, बीच में 8-9 साल तक उसमें कुछ आगे नहीं बढ़ पाया। मगर मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री का, पीयूष गोयल जी का, कॉमर्स मिनिस्टर और जयशंकर जी का अभिवादन करना चाहूंगा कि पिछले 4 साल से लगातार इन्होंने यूए के साथ सैकड़ों मीटिंग की, फिजिकली एंड ऑनलाइन। मैं फॉर्चुनेट था, 2 मीटिंग में ब्रसेल्स मुझे भी जाने का मौका मिला था। मैं हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी जो राजेश अग्रवाल जी है, मैं बताऊं तो पिछले 6 महीने से दिन रात उन्होंने ये EU को फाइनल करने में मेहनत की है। मैं आपके माध्यम से इन सभी जो इन्वॉल्व है उनको बहुत ही अभिवादन देता हूं। जहां तक मेरा सेक्टर का सवाल है विश्वमोहन जी, ये एक डील सिर्फ एक कंट्री के साथ नहीं है, 27 कंट्री साथ में आ रहे हैं, और टैरिफ की वजह से जो हमारा US मार्केट इफेक्ट हुआ है, परिणाम स्वरूप ये एक बड़ा गेट ओपनिंग है 27 कंट्री के साथ। आपने देखा होगा कि विश्व के नेताओं का प्रतिभाव, हालांकि हम बहुत समय से लड़ रहे हैं अमेरिका के साथ, उसके बावजूद हमने ओमान किया, न्यूजीलैंड किया, लगातार FTA हो रहा है और हम कहीं रुक नहीं रहे। परिणाम स्वरूप हमारे सेक्टर को जो बड़ा लॉस US से सफर करना पड़ रहा है, उसकी भरपाई कहीं ना कहीं से हो रही है। मैं बात करूं अगर EU का, तो सबसे बड़ा फायदा मैं बताऊं, हमारे कॉम्पिटिटिव है थाईलैंड, टर्की और इटली। और अभी जो नई टेक्नोलॉजी, अगर आप को मौका मिले मेरे साथ सूरत आने का, तो जो नई टेक्नोलॉजी के साथ नई इंडस्ट्री लग रही है सूरत में ज्वेलरी की, आने वाला दशक हम इटली को, टर्की को और थाईलैंड को पीछे छोड़ देंगे, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। जरूर हम वहां पे विजिट करेंगे सर। बजट राउंड कॉर्नर पे है, बजट के बाद जरूर आऊंगा और बजट पे आप लोगों की क्या उम्मीदें पूरी हुई है उस पर भी आपसे चर्चा वहीं पे करेंगे। लेकिन सर एक सवाल और मेरा है, 4% ड्यूटी है, अगर उसे घटाकर धीरे धीरे 0 करने तक की भी तैयारी है, क्योंकि कहा गया है कि लंबी अवधि में 99.5% जो प्रोडक्ट होंगे उसे वो 0% पर लेकर आएंगे यूरोपियन यूनियन में सर। लेकिन क्या 4% कम होने पर भी क्या इतना हमें मार्जिन, हमें इतना ये मिल पाएगा, माइलेज मिल पाएगा कि हम वहां पे इतने कॉम्पिटिटिव हो पाएंगे? क्या इसी 4% की गैप पर वो ज्यादा कम इंपोर्ट करते हैं यूरोपियन यूनियन वाले? ये 4% बहुत बड़ी अमाउंट होती है जेमन ज्वेलरी के लिए। जो देखो, यूरोप के कई देशों में बहुत ही हाई एंड ज्वेलरी की डिमांड है। आप अगर टॉप रिटेलर्स देखोगे तो यूरोप में सारे वो हाई एंड ज्वेलरी में 4% मेक से बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। और ये एक पूरा सेक्टर, जेमन ज्वेलरी का जो सेक्टर है, 27 कंट्री के साथ अभी टेक्नोलॉजी का भी आदान प्रदान होएगा, नई मशीनरी आएगी, और नई टेक्नोलॉजी के साथ विश्व बाजार में जो डिमांड है उसको भरपाई करने के लिए इंडिया एक उभरता हुआ सेक्टर आपको देखने मिलेगा। दूसरी तरफ मैं आपको बात करूं तो लैब ग्रोन इंडस्ट्री भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। यूरोप भी एक अच्छी मार्केट है और एफोर्डेबल है। देखो, लगातार सोने और चांदी में जो भाव आप देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारा वर्ग है जो अपने पॉकेट साइज को देख के ज्वेलरी का मोह नहीं छोड़ सकते हैं, तो वो एक बड़ी मार्केट हम तलाश रहे लैब ग्रोन की भी EU में, उसका भी बहुत बड़ा फायदा मैं देख रहा हूँ।
सही बात है। आपको लग रहा है कि जिस तरह की टेक्नोलॉजी अडॉप्ट आप लोग कर रहे हैं और जिस तरह से हब बनाते जा रहे हैं, तो आगे उसका फायदा मिलेगा, साथ साथ ड्यूटी कम का तो भी फायदा मिलेगा ही। सर, एक अच्छी बात तो ये हुई है कि ट्रंप के आने के बाद से लोग अपने पोटेंशियल को समझने लगे हैं और बाकी कंट्रीज भी कैसे और देशों से ट्रेड किया जा सकता है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आखिरी सवाल बजट को लेकर। अब बजट में अब 3 दिन बचे हुए हैं, रविवार को बजट पेश होने वाला है। आप लोगों ने क्या डिमांड रखी है और क्या पूरी कौन सी मांगे पूरी हो रही है, वो एक्सक्लूसिव जानकारी अगर हमारे दर्शकों को दे पाए आप। सबसे बड़ी डिमांड है कि हमारा एमएसएमई सेक्टर बहुत उभर रहा है। बहुत सारे अभी 12,000 यूनिट के साथ लैब इंडस्ट्री चल रही है। हाँ, आने वाले 1-2 साल में अनदर 12,000 यूनिट लगने वाले हैं। हाँ। तो एमएसएमई को वर्ल्ड को कॉम्पीट करने के लिए सस्ते दरों में, सस्ते ब्याज दरों से फाइनेंस मिले, कोलेटर नहीं मिले, एमएसएमई के प्लेयरों पर भरोसा करके उसको अच्छी मात्रा में फाइनेंस उपलब्ध हुए, तो वो सबसे बड़ी डिमांड है। दूसरी डिमांड है पॉलिश इंपोर्ट ड्यूटी में 5% घटा के 2.5% की जाए, 2.5% की जाए। ये दो डिमांड है। और ईज ऑफ गवर्नेंस, जो कस्टम रिफॉर्म, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ विश्व मोहन जी कि बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आएगा बजट में कस्टम रिफॉर्म में। जो 1962 का एक्ट को लेके कस्टम जो चल रहा है यहाँ पर, उसमें बहुत सारा बदलाव आने की संभावना है। ओके, तो आपने 3 डिमांड भी और क्या कुछ अनाउंस हो सकते हैं कस्टम को लेकर, एक बड़े रिफॉर्म की बात आप कह रहे हैं। उम्मीद करते हैं बजट के दिन भी आप हमारे लिए वक्त निकालेंगे और बजट के बाद भी आपसे चर्चा होगी और पूरी चर्चा करेंगे क्या कुछ निकला, इंडस्ट्री को इससे कितना फायदा मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमेशा की तरह हमारे लिए वक्त निकाला और दर्शकों को बताया कि इंडस्ट्री को ईयू के साथ ट्रेड डील से क्या कुछ फायदा आगे हो सकता है और साथ ही बजट से उम्मीदें भी आपने शेयर की। चलिए वापस से लौटते हैं सोने चांदी की तरफ, क्योंकि यहाँ पर तो धमाकेदार तेजी का दौर चल रहा है। ये तेजी अब तो नाम हमें डिसाइड करने में मुश्किल हो रहा है, क्या नाम दे इस तेजी को। जो बुखार है, मैनिया कह सकते हैं, जो चांदी में जो उन्माद है वो खत्म ही नहीं हो रहा है। नितिन जी, आप बताइए, चांदी की जो उन्मादी तेजी है ये कब तक खत्म होगी? विश्वनाथ जी, खत्म क्यों करनी है? सर, किसी भी तेजी का एक अंत तो होगा ना। विश्वनाथ जी, मैं आपकी बात मानता हूँ। अमर होके इस दुनिया में कोई भी नहीं आया है और जो ऊपर जाता है उसको नीचे आना है और जो नीचे आया है उसको फिर एक दिन ऊपर जाना है। लेकिन अब अगर मान लीजिए करेक्शन 5 लाख से आया और 5 लाख से 40% का करेक्शन आके 3 लाख के भाव पे हम आके खड़े हो गए, तो वो मंदी किसके काम की होगी? तो बेटर है कि ट्रेंड इज माय फ्रेंड और हम ट्रेंड के साथ चले। लेकिन इसके पहले आपने, चूंकि अभी बंसाली साहब यहाँ थे और आपने बजट की बात करी, तो मैं बता दूं कि बजट जो है या इंडस्ट्री जो है वो सिर्फ डायमंड या जेम्स इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है। 50 लाख लोगों को रोजगार जो है वो गोल्ड व्यवसाय भी दे रहा है। तो हमने सरकार से इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की बात करी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करी है और ज्वेलरी सेक्टर को कंज्यूमर ड्यूरेबल में रख के कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की तरह लोन कस्टमर को अवेलेबल हो, उसकी भी डिमांड करी है। और चूंकि ये एफटीएस का दौर चल रहा है और तमाम एफटीए साइन हो रहे हैं और किसी भी एफटीए में अगर गोल्ड और सिल्वर के अंदर इंपोर्ट ड्यूटी में कमी आती है किसी पर्टिकुलर देश से और ड्यूटी आर्बिट्रेज की स्थिति बनती है, तो बजट का वेट ना किया जाए, डायनामिकली डोमेस्टिक इंपोर्ट ड्यूटी को भी कम किया जाए। ये एआईजेजीएफ ने ये डिमांड्स जो है सरकार के समक्ष रखी हुई है। विश्वमोहन जी। जी बिल्कुल, आपने चांदी पर राय दी, साथ ही बजट के लिए अपनी डिमांड भी बता दी है कि किस तरह की डिमांड आप लोग कर रहे हैं बजट से। दिनेश जी, आपसे जानना चाहती हूँ, देखिए अब ये पूछना लाजमी नहीं होगा कि कितनी रैली और बाकी है, क्योंकि रोज़ हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड हाई, आज तो $115 का लेवल हम कॉमिक्स पर देख रहे हैं। अब यहाँ से आप करेक्शन कितना देख रहे हैं चांदी में और कब तक वो आ सकता है, कि क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? जी बिल्कुल, पूछना लाजमी नहीं है और बताना और भी ज्यादा डिफिकल्ट कि कहां तक जाएगी और करेक्शन फेज आएगा तो भी कहां तक आ पाएगा। मतलब इस तरह की रैली तो मैंने अपने 25 साल के करियर में भी किसी भी कमोडिटी में नहीं देखी जहां प्राइजेस इतने ज्यादा एस्केलेट हुए हैं। जनवरी से ये मंथ एंड तक के भी मैं कैलकुलेट करता हूं तो 70% की तेजी सिल्वर में मात्र आ चुकी है। डेली की 20,000 रुपए 22,000 रुपए की मूवमेंट ये आम आदमी के बस के बाहर की चीज अब हो गई है। और मुझे लगता है कि ये जो करेक्टिव फेज है, लोग करेक्शन का इंतजार कर रहे हैं और ये निरंतर न्यू हाई टेस्ट करते जा रही है। मुझे लगता है प्रोबेबली आज ये $120 का जो टारगेट है वो प्रोबेबली देख पाएगी। जो मुझे साल के अंत तक 120 लग रहा था, वो साल के पहले मंथ में ही आता हुआ नजर आ रहा है।
बिल्कुल 120 का टारगेट यहाँ पर देख रहे हैं और जो सही बात है आपने बताया भी था कि साल के अंत तक जो टारगेट्स आप देख रहे थे वो साल के पहले महीने में ही रिच होते हुए नजर आ रहे हैं। नवनीत जी, आपको क्या लगता है चांदी के लिए अब कौन से लेवल्स यहाँ पर क्रूशियल होने वाले हैं और निवेशक इन लेवल्स पर क्या करे इस वक्त? कल पिछले हफ्ते आपके शो में मैंने बताया था कि ये रैली ओवर स्ट्रेच होके 110 112 डॉलर तक भी जा सकती है और ओवर स्ट्रेच का तो जो नंबर है वो ऑलरेडी ओवर स्ट्रेच होके 115 16 के आसपास ट्रेड कर रहा है और जैसे सोमानी जी ने बताया कि ये करीब 120 डॉलर तक भी मोमेंटम दिखा रहा है। तो अभी जो एक्सुबरेंस या क्रेजीनेस है उससे मुझे लगता है रिटेल निवेश थोड़ा दूर रहे। पैसा बन रहा है लोगों को, आजकल आप बीटीएसटी किए होगे तो भी आपको बेहतर पैसा बना है। अगर आपने कोई ट्रेड लेके भूल भी गए हो गलती से तो भी आपको एक बहुत अच्छा निवेश करके और अच्छा रिटर्न अंत नजर आया। नंबर्स का थोड़ा बात करूंगा। 1 दिसंबर को $50 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ था चांदी में, दो यानी करीब करीब 60 ट्रेडिंग दिन हुए हैं और $50 के ऊपर का जो ब्रेकआउट है $115 के आसपास चल रहा है, यानी करीब करीब 135-130% के बढ़त आसपास हमने सिर्फ 60 ट्रेडिंग सेशन में देखी है। ये थोड़ा डराने वाला माहौल बन गया है। शायद रैली कंटिन्यू हो बट रिटेल निवेश इससे थोड़ा सा दूर रहे और अगर ले तो भी एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ कारोबार करे, बिकॉज जब भी इसमें यू टर्न आएगा निकलना या थोड़ा सा एग्जिट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो लॉन्ग कंटिन्यू रखिए, थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपको बन रहा है उसे बुक करके टेबल पे घर ले जाइए, एंजॉय करिए एंड बाकी आपका बेसिक निवेश जो है मूल निवेश वो बनाए रखिए। सही कहा नवनीत जी कि इन लेवल्स पर थोड़ा सा रिटेल निवेशकों को संभलना चाहिए क्योंकि कभी भी कोई करेक्शन आ जाएगा तो फिर वहां से निकलना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। नितिन जी, आप बताइए सोने और चांदी के लिए आपके कोई लेवल्स है, क्या करना चाहिए इन लेवल्स पर और कितने बड़े लेवल्स हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कितना करेक्शन आप देख रहे हैं नंबर्स में? देखिए 25 साल का एक्सपीरियंस है दिनेश जी को, तो उन्हें याद होगा कि देवानंद जी को एक बार काले कपड़े पहनने से मना कर दिया गया था। सिमिलरली ना आज मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि अब आप कोई लेवल मत दीजिए क्योंकि जो लेवल आप साल भर का देते हो वो 1 महीने में अचीव हो जाता है। हमने जनवरी में जब स्पेशल प्रोग्राम किया था ईटी नाउ के साथ, तो इस पूरे साल के लिए 3,90,000 का टारगेट दिया था और उस समय भी ये हो रहा था कि 6 महीने में चांदी 1 लाख से 3 लाख हो गई है, तो क्या आप 3 लाख से 3,90,000 अभी भी हो सकती है? तो देखिए सांच को आंच के 3,80,000 का भाव जो है वो आज हो चुका है। लेकिन गोल्ड में मेरा मानना है कि अभी तेजी बची है और गोल्ड में अब जो है हम मई तक जो है 1,80,000 का लेवल आते हुए देख रहे हैं। और जैसा मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि जब सोना $4,900 चल रहा था कि मार्च में मेरा बर्थडे है और इस बार का बर्थडे केक मैं $5400 के ऊपर काटूंगा, तो वो भी नजर आ रहा है कि $5400 के ऊपर जो है वो गोल्ड जाता दिखाई दे रहा है। तो चलिए बर्थडे केक जमकर काटे जाएंगे और ऑन एयर भी सेलिब्रेट हम लोग करेंगे उस तेजी को। और आपको लग रहा है कि अब यहाँ से चांदी नहीं सोने पर आपको ज़्यादा भरोसा दिख रहा है, चांदी आपको यहाँ से थोड़ी अब रिस्की लग रही है क्योंकि रैली काफ़ी स्ट्रेस रैली है। और MCX पर देखेंगे तो करीब करीब 292% की तेजी पिछले एक साल में आ चुकी है और 225% दाम तो चांदी के 6 महीने में ही बढ़े हैं। गोल्ड के आपके लेवल्स क्या है दिनेश जी? जी मुझे लगता है कि 1,61,050 ये लेवल है जहां पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बार दोबारा बाइंग बंद करा सकती है। 1,64,000 मुझे प्रोबेबली आज इवनिंग सेशन में नजर आता है और 1,60,400 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। यहाँ से करीब करीब ₹1,000 अगर नीचे आता है तो मुझे लगता है वहां एक बाइंग का अवसर बन सकता है और मुझे लगता है कि $5300 का लेवल प्रोबेबली इवनिंग सेशन तक ये छू सकता है। कि यहाँ पर आप सजेस्ट कर रहे हैं खरीदारी की राय, लेवल्स हम लगातार सोने के लिए यहाँ पर फ्लैश कर रहे हैं। नवनीत जी, आपके क्या लेवल्स रहेंगे सोने के लिए? आज के सत्र में करीब करीब $175 गोल्ड ऊपर ट्रेड कर रहा है और मुझे लग रहा है कि केडिया जी का बर्थडे मार्च में, पर ऐसा ना हो कि अगले 2 दिन में जनवरी खत्म होते ही उन्हें केक काटना पड़ जाए $5400 का। तो ये मोमेंटम जो है ये थोड़ा सा आश्चर्यचकित करने वाला मोमेंटम है और ऐसे कोई फंडामेंटल मैक्रो चेंज नहीं हुए बट न्यूज बेस जो है वो बहुत सारी चीजें चेंज होते जा रही है टाइम एंड अगेन। जो ईयू का क्लोजनेस इंडिया के साथ देखने मिल रहा है, जिस तरह का पार्टिसिपेशन ग्लोबल फ्रेमवर्क में देखने मिल रहा है अदर देन यूएस, वो सारी चीजें पॉजिटिव फैक्टर जैसे ट्रीट करिए। और डॉलर इंडेक्स में जो करेक्शन है वो गहराता जा रहा है, करीब करीब 95.5 तक आ चुका है। 98 से स्टार्ट किया था इस मंथ, करीब 2.5% के आसपास की गिरावट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये अगर फॉलिंग सेल ऑफ यहाँ से गहराता है और डॉलर इंडेक्स अगर 92 तक आता है तो हमें लगता है एक नेक्स्ट राउंड ऑफ रैली पूरे बेस मेटल कॉम्प्लेक्स, पूरे प्रेशियस मेटल कॉम्प्लेक्स में शुरू हो सकती है।
जो कि 5400-5500 तक भी इस रैली को ले जा सकती है। तो गोल्ड में अभी भी पोटेंशियल बाकी है, सिल्वर में मैं थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखता हूँ। अभी केडिया जी से सहमत है, आपको लग रहा है गोल्ड में यहाँ से ज़्यादा पोटेंशियल आपको दिख रहा है, और हो सकता है कि नितिन जी को अपना बर्थडे अगले एक आध हफ्ते में ना मनाना पड़ जाए, ये भी नवनीत जी ने कहा है। इसके लिए नितिन जी तैयार रहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल विश्वनाथ जी, आप सबका वेलकम है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी, आपने वक्त निकाला और गोल्ड और सिल्वर पे अपना आउटलुक रखा। लेकिन नवनीत जी और दिनेश जी आप बने रहिए, वक्त है एक छोटे सा ब्रेक का। लेकिन उस ब्रेक पर जाने से पहले अभी सीधे आपको दिखाते हैं, राष्ट्रपति का अभिभाषण चल रहा है बजट सत्र से ठीक पहले, ये सुनना आपके लिए बेहद जरूरी है। सीधे वहीं चलते हैं। स्थापना की दिशा में आगे बढ़ने वाला है। देश बहुत उत्साह के साथ गगनयान मिशन पर भी काम कर रहा है। माननीय सदस्यगण, दशकों से लंबित परियोजनाओं को गति देने के लिए योजनाओं के लाभ को हर लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए मेरी सरकार ने प्रगति नाम से एक नई व्यवस्था आरंभ की है। दिसंबर 2025 में प्रगति के 50वें बैठक का ऐतिहासिक पड़ाव भी आया। बीते वर्ष में प्रगति ने 85 लाख करोड़ रुपया से अधिक के प्रोजेक्ट्स के गति दी। लाखों करोड़ रुपया की कल्याणकारी योजनाओं को ट्रांसफर के जिस मंत्रों को लेकर देश चल रहा है, उसकी सफलता में प्रगति की इन बैठक ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। माननीय सदस्यगण, बीते 11 वर्षों में देश की आर्थिक नींव बहुत मजबूत हुई है। दुनिया में अनेक प्रकार के संकटों के बावजूद विनोद बंसल हैं, वाइस प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से। विनोद जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला है। सर, सबसे पहले बजट की डिमांड रखिए। कहा जा रहा है कि आप लोग एक तो रिसाइकलिंग रबर इंडस्ट्रीज के लिए जीएसटी दरों में कमी की मांग कर रहे हैं, साथ ही इंपोर्ट ड्यूटी हटाने की नेचुरल रबर पर मांग कर रहे हैं, और क्या डिमांड है सर आपकी इंडस्ट्रीज की तरफ से? नहीं, हमारी तरफ से एक तो जो है ये नेचुरल रबर जो है और सिंथेटिक रबर दोनों में भी काफी हमें ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण काफी महंगा पड़ता है, और उसके कारण हम जो वियतनाम, चाइना, थाईलैंड इनसे कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। तो उसमें हमारी ये डिमांड है कि नेचुरल रबर की एक तो सप्लाई और डिमांड में काफी मिसमैच है, तो उसको जो है पहले एक टाइम पे उसको वो कम करना चाहिए। उसके लिए जो अभी जो केरला के अलावा जो बाकी जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, फिर कोकण बेल्ट है, गोवा है, गुजरात के कुछ पार्ट्स हैं, वहां पर प्लांटेशन को बढ़ावा देना चाहिए। और आज भी जो है प्लांटेशन में बहुत गैप है प्रोडक्टिविटी में, हमारे में और बाहर के जो अदर एशियन कंट्रीज के उसमें, तो उसको सरकार ने सपोर्ट करना चाहिए रबर बोर्ड के थ्रू वगैरह, जिससे कि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके किसानों की। और उससे जो है फिर हमारा जब ये नेचुरल रबर का प्राइसेस ठीक होगा तो फिर हम जो है कॉम्पिटिटिव हो पाएंगे। अभी ये एक्चुअली हमारी एसोसिएशन में 1300 मेंबर हैं, उसमें से 95% सारे जो हैं वो एमएसएमई सेक्टर से आते हैं, और एमएसएमई सेक्टर बहुत ज्यादा रोजगार निर्मित करता है। रोजगार में जो रबर इंडस्ट्री है ये खुद भी एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, तो इसलिए हमारी सरकार से यही मांग है कि भाई हमारे को थोड़ा सा सपोर्ट करें, तो वो हम जो है ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं। इसमें जो है एक ड्यूटी ड्रॉबैक और आरओडीटीपी जो है उसमें भी हमें काफी कम मिला हुआ है, 2% के करीब है। उससे आज हमारे जो एक्सपोर्ट के उसमें जो है हम लॉजिस्टिक कॉस्ट है, पावर कॉस्ट है, इनमें जो है हम कॉम्पिटिटिव नहीं हो पा रहे हैं। तो ये हमारी सरकार से यही मांग है कि भाई आप हमको थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा बढ़ा के दीजिए ये रेट्स जो है। और इंटरेस्ट एक सबवेंशन जो है एक्सपोर्ट्स के लिए, वो अभी सरकार ने बीच में काफी टाइम नहीं रखा था, अभी फिर से आ गया है, तो वो एक अच्छी बात है। सरकार ने कुछ इनिशिएटिव अच्छे लिए हैं, हम उनके लिए सरकार को अभिनंदन करते हैं उसके लिए, लेकिन अभी भी काफी चीजें करनी बाकी हैं। किस तरह के फैसले होते हैं, क्या ऐलान होते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी इंडस्ट्रीज की तरफ से आपने अपनी डिमांड रख दी है। जाने से पहले नवनीत जी एक छोटा जवाब मेटल्स को लेकर दे दीजिएगा। बेस मेटल्स पर आपकी राय क्या है? टॉपिक क्या होगी नवनीत जी आज?
फिर पूरे बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में एक अच्छा इजाफा देखने मिल रहा है पिछले 2 सेशन में। कॉपर में थोड़ा सा दबाव है, बाकी जिंक और एल्यूमिनियम थोड़े से पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जिंक में एक अच्छा ब्रेकआउट हमने 3370 या 320 के स्तर के ऊपर देखा है और सस्टेन बेसिस पे यहाँ से करीब करीब $200 या करीब करीब 8 से 10 रुपए की तेजी और देखने मिल सकती है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी जिंक में रहेगी। फंडामेंटल भी ठीक ठाक नजर आ रहे हैं और ब्रेकआउट टेक्निकली उसको सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। आपको क्या पसंद है सोमानी जी मेटल्स में? 1320 1321 का कॉपर बिल्कुल बाय करने लायक है। 1314 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 1340 का टारगेट आप देखा जा सकता है। आप दोनों मेहमानों की तरफ से 2 पिक आ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। चलिए मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं। मुझे और तृप्ति को भी दीजिए इजाजत। ब्रेक का वक्त हो चुका है। जब लौटेंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे वायदा बाजार का पूरा एक्शन एफएनओ जंक्शन में। जल्द लौटते हैं। नमस्कार।